मालती संतोष के बालों को छोड़ उसे जमीन पर धक्का देती है, मगर संतोष की आंखों में ना एक आंसू था, ना ही कोई दर्द, ना कोई पीड़ा। मानो उसे चोट लग ही नहीं रही हो, मानो वो मोम का कोई पुतला हो। बेशरम, जमीन पर क्या पड़ी है, उठ उठ यहाँ से। मालती संतोष को लाते मारने लगती है, मगर उसको तो दर्द भी नहीं हो रहा था, पर उसको पड़ने वाली हर चोट का दर्द कसक को महसूस हो रहा था। माँ जी मत करिए ऐसा। तू ऐसे नहीं मानेगी, उठ महारानी, उठ जा, उठ। मालती के लातों के प्रहार की गति बढ़ती जा रही थी और कसक की चीखें भी। और तभी कसक को संतोष का दर्द उसकी चोटों से दूर नहीं बल्कि सचमुच ही अपने शरीर पर महसूस होने लगा था। दरअसल कसक ये सब ख्वाब देख रही थी और मालती सचमुच में ही उसके कमरे में आकर फर्श पर सो रही कसक को ही लाते मारी जा रही थी। ए महारानी, जब सवेरा हो जाता है ना तो दूध के बर्तन में चाय पत्ती का उबाल करके सबको जगने से पहले ही हो जाना चाहिए। उठ लड़की, उठ। मालती की लातों से कसक पीड़ा में उठकर देखती है तो वो मालती का मलहम लगाना और संतोष को कुटुंब को निगलने वाली नागिन बताना सब नकली था, ख्याली, एकदम ख्याली। बेचारी की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। कसक चाय बनाने बाहर जाती है तो मालती बिस्तर पर पड़े उसी तकिए को देखती है। ओहो, तो इस तकिया भी दिया हुआ है। क्यों भैया, इतना ऐशो आराम क्यों? जेल में कैद बंदी को कभी 5 सितारा वाला ऐश मिलता है क्या? ए संतोष, कहाँ मर गई? जी मम्मी जी। छीन ले इसका तकिया और उठाकर फेंक दे बाहर। संतोष खुश होकर एकदम ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वह तकिया हटाती है वहां अंबुज की तस्वीर निकलती है। ये देख संतोष और मालती की आंखों में एकदम से चमक आ पड़ती है, जैसे उन्हें एक नया तमाशा मिल गया हो। मम्मी जी देख रही हो किस तरह की आशिकी का अरसा छोड़ा जा रहा है, एक सैया कमरे में और एक तकिया तले। बाकी कौन जाने बिस्तर पर चादर की सिलवटें किसकी वजह से आई हैं। मालती तभी संतोष को घूर कर देखती है। इसको लक्ष्मी के बारे में जो मजाक बनाना है बना ले संतोष, पर मेरे बेटे को लेकर दोबारा ही करके दांत फाड़े ना तो उठा फावड़ा तेरे आगे के सारे दांत तोड़ दूंगी, फिर हंसना ही करके, गधेड़ी सी। बेचारी संतोष का जोश तो एकदम ठंडा हो जाता है। अभी तो सिर्फ मजाक में ही जेठ जी के बिस्तर की बातें की है माँ जी, पर वो दिन अब दूर नहीं जब सुहाग की सेज पर उनके साथ मैं बैठी होंगी और तब जाकर दूर होगी मेरी तड़प और पूरी होगी ये तपस्या इस घर की बड़की बहू बनने की। हाँ नहीं तो हाँ। कहाँ खो गई हीरोइन? अब वो मम्मी जी, आखिर इस फोटो का करना क्या है? जेठ जी को दिखा दे, फिर देखना जेठ जी खुद ही इसे धक्के मारकर इसके यार के पास भेज देंगे। नहीं, ये तस्वीर ऐसे काम के लिए नहीं है, इसे बचा कर रखना होगा ताकि यही बनेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। वाह माँ जी वाह। मालती संतोष को फिर घूर कर देखती है। बस खी कम और काम ज्यादा। और संतोष और मालती रुई का कोमल तकिया कसक के बिस्तर से हटाकर वहां सिरहाने पर कंकर पत्थर से भरा एक तकिया रख देते हैं ताकि उसे और चोट लगे। हाइट्स ऑफ नीचता थी दोस्तों, पर पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। आसमान में बादल की गर्जना गूंज गई थी। कसक के पांव तले अंगारों की भभक बढ़ती जा रही थी। हे कान्हा, इस तन को या तो भस्म कर दे या इस तन को लोहा बना दे। कसक की पुकार मुरली मनोहर कन्हैया के पास जाती है। आसमान में बैठा मुरारी कसक की ओर देख हौले से मुस्कुराता है। तभी कसक के पास कहीं से मोर की पंख उड़ते उड़ते आते हैं। पंख कसक के कांधे पर जाकर चिपक जाती हैं। सब आश्चर्य से सारा मंजर देख रहे थे, मगर किसी के कदम रुके नहीं थे। वे हाथ जोड़ लगातार अंबुज की ओर अंगारों पर चलकर आगे बढ़ रही थी। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम कसक? मेंटली तुमको तोड़ दिया, फिजिकली भी तोड़ दिया, और आज तो मैंने तुम पर लांछन लगाकर इज्जत से भी तुमको और तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हो? माधुरी भी कसक को बढ़ता देखती है। तभी उसे कसक के चेहरे पर एक तेज नजर आता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने सिर्फ अपनी असली माँ में देखा था। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कसक नहीं हमारी माँ ही अंगारों पर चल रही है। माधुरी को लगता है कि वहां उसकी मरी हुई माँ मीरा अंगारों पर चल रही है। माँ! तभी कसक का पांव मुड़ता है और उसके मुंह से आह निकल पड़ती है। ओरे कान्हा, पग पग ना ही चैन, नैनन को ना ही चैन, ओरे कान्हा। कसक की पुकार सुन आसमान में विराजित कन्हैया जी बादलों की ओर देखकर हंसते हुए जोर से आंख मारते हैं, और जगत रचैया कान्हा का एक इशारा पाते ही आसमान में फैले मेघ गरजते हुए जोर से बरसने लगते हैं। वहां खड़े सब लोग भीग गए थे और तभी अंगारों पर भी बहुत सारी बारिश गिरने लगी। लग रहा था मानो बादल सिर्फ अंगारों की टारगेट करते हुए बारिश की फुहार कर रहे हों। संतोष, इन अंगारों को बचा।
और संतोष हड़बड़ाकर अंगारों में और अधिक तेल डालने लगती है। मगर अब तो तेल भी पानी पानी हो चुका था, जिस कारण एक एक अंगारा धुआं धुआं होकर बुझ गया और सब ठंडा हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि कसक के पांव को कितनी राहत हुई है। मेरे पद के कांटों को तूने फूल बनाया और अंगारों को पानी। हे मुरली वाले, तेरी तो लीला ही है सबसे न्यारी। कसक आगे बढ़ते हुए रास्ते के किनारे जैसे ही पहुंचती है तभी गिरने लगती है, पर अंबुज उसे बाहों में थाम लेता है। अंबुज और कसक की आंखें मिलती हैं। दिल की धड़कनें भी एक होने ही वाली थी, मगर दूर खड़ा विनायक ये देख खुद को तकलीफ में पाता है। ये मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आह, आह, तुम आ गए अंबुज। विनायक और अंबुज एक दूसरे को कैसे जानते थे, इससे जरूरी था कि क्या कसक की ये तीसरी और आखिरी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। बारिश भी अब रुक चुकी थी। देखा जी, मेरी सच्ची औलाद की तो मुरलीधर ने भी सुनी है। तभी मालती बुझे हुए अंगारों पर जोर से छड़ी मारती है और वो मिट्टी की तरह चूर चूर हो जाते हैं। कोयला ही घटिया क्वालिटी का लाई है तू संतोष। अरे अरे राम जी, इन सब तमाशों में उलझकर तो मैं एक चीज भूल ही गई। विनायक ने कसक पर नहीं बल्कि उसके विश्वास पर थप्पड़ जड़ दिया था। विनायक का कसक को थप्पड़ मारने की वजह के बारे में कोई नहीं जानता था, ना ही उसने कुछ बोला था। वो तो बस कसक को लगातार घूरे जा रहा था, जैसे अंदर छिपी कोई टीस उसको सता रही हो। बेटा, ये थप्पड़ मारने से नहीं बल्कि सजा के काबिल है, और अब बारी है इसकी सबसे कड़ी परीक्षा की। मालती की आंखों में जो आग जल रही थी, उसी आग में कसक भी जलने वाली थी। मेरा विश्वास कीजिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रांत मुझसे खुन्नस खाकर ये सब कर रहा है। बहुत खूब बोली तुम। भला तुम में है क्या जो मेरा भाई तुमसे खुन्नस खाएगा? लड़की डैडी किस करेक्टर वाली लूज लड़की आपको हमारी छोटी माँ बनाकर ले आए हो। ये तो ग्रुप में बन रही है मैया, और अकेले में मेरे भाई पर डोरे डालकर समझ रही है उसे सैया। हाँ, चीप लड़की। विनायक माधुरी की ओर घूर कर देखता है तो वह बाप की नजर से चुप हो जाती है। बस बस बस, लालचन पर लालचन, लालचन पर लालचन। क्या मैं सांस लेकर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रहता देख, सांस लेता देख इन सबसे भी तकलीफ है जो एक के बाद एक अपमानजनक बातें आप किए जा रहे हैं। नहीं करना मुझे ये साबित कुछ भी। हाँ, हूं मैं इस जहान की सबसे बुरी औरत, हूं मैं वासना की कीड़ा, हूं मैं कुलक्षणी, कुटुंब विनाशिनी, हूं। और कसक अपना आपा खोकर वहीं अपने आप को जोरों से चांटे लगाने लगती है। इन सब ने मिलकर उसे मजबूर कर दिया था कि वो अब झेल ही नहीं पा रही थी। पहले उसकी पीरियड्स के बारे में अंदरूनी बातें कर एक नई नवेली दुल्हन को शर्म से पानी पानी किया। पति पत्नी के बंद कमरे के भीतर की बातें सार्वजनिक करके पर्दे की भर मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। तब भी सिंड्रेला की सौतेली बहनों के जैसे दुष्ट मालती और संतोष को चैन नहीं मिला, तो उन दोनों ने कसक के नाजायज संबंधों को सवाल उठा दिए। आखिर किस किस बात की सफाई दे कसक? उसकी जगह कोई भी होती तो थक जाती। उसका भी मानसिक संतुलन कसक की तरह ही हिल जाता। तुलसी अपनी बेटी की यह पीड़ा देख हर माँ की तरह उसे आंचल में छिपा सकती थी, लेकिन वह उसके पास गई और वह खुद भी कसक के 2 चांटे रसीद कर देती है। तो ये सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे कि जब भी बर्दाश्त ना हो तो मैदान छोड़कर भाग जाओ। अरे जब भागना ही था तो क्यों इन अंतड़ियों को इतना कष्ट दे रही थी? क्यों नमक से अपना शरीर गला लिया? और अब जब जीत के इतनी करी है तो ये सब नाटक कर रही है? नहीं, तो मेरी बेटी है ही नहीं। वो तो दुर्गा थी, दुर्गा, जो घर वालों के लिए तो लक्ष्मी बनती, पर अपने परिवार के लिए तो चंडी और काली भी बन सकती है। अब ये लड़ाई हार जीत की नहीं, तेरे नंगे बदन को ढकने की है, क्योंकि मैं तुझे तब तक नहीं अपनाऊंगी जब तक तू तेरा खोया मान सम्मान फिर से नहीं कमा लेती। और अपनी माँ की बातें से कसक में जोश आता है और वो अग्नि परीक्षा के आखिरी चरण के लिए राजी हो जाती है। और मालती और संतोष सब घर वालों को घर में बंद करके घर के पीछे बगीचे में जाकर अगली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करने वाली चली थी ना वो 2 कौड़ी की लड़की, पर आज उसकी साड़ी हेकड़ी मेरी इस चाल के बाद खत्म हो जाएगी। वो कहावत है ना, रस्सी जल गई पर बल ना गया, मगर इस बार रस्सी भी जलेगी और बल भी जलेगा, और इसका नाम और निशान भी जलाकर रख दूंगी। हाँ, वाह वाह मम्मी जी, मेरी सुपरस्टार बिहारिन। कसक कोरियर से आए लिफाफे की ओर अपना हाथ बढ़ा रही थी कि अचानक माधुरी ने उसे जोर से झपट लिया। ये देख कसक घबरा गई थी। अंबुज ने इसमें हम दोनों की सपने की ओर जाने वाली ट्रेन का टिकट भेजा होगा, और माधुरी ने अगर वो देख लिया तो अलग ही हंगामा मच जाएगा। माधुरी व्याकुल होकर लिफाफा जरा सा फाड़कर अंदर झांकती है और उसमें ट्रेन की टिकट देखकर उसके कलेजे को ठंडक पड़ती है। इसमें तो ट्रेन की टिकट निकली है। और माधुरी कसक को बिना ताने मारे ही पलटकर कमरे की ओर चली जाती है। कसक को अजीब लगा था कि टिकट्स देखने के बाद भी उसने कसक के एक भी उल्टा सवाल क्यों नहीं पूछा था।
खैर वो टिकट का लिफाफा उठाती है और अपने कमरे में जाकर अंबुज का ख्यालों में खोते हुए अपना बैग पैक करती है। शायद आज जिंदगी मुझे फिर से जीने का मौका दे रही है। ये टिकट मेरी नई जिंदगी के नाम है। इस बार कसक ने ठान लिया था और वो सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़कर अंबुज के साथ आज वो ट्रेन पकड़ना चाहती थी। और कसक अपना बैग लेकर कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, मगर वहां ना ही अंबुज था और ना ही कोई ट्रेन। जोरों से धड़क रहे दिल को थामकर कसक बार बार अंबुज को ही ढूंढ रही थी। नहीं नहीं, जिंदगी मुझे ये मौका मुश्किल से दे रही है। मैं इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, नॉट इवन यू अंबुज। तुमको तो आना ही पड़ेगा। और तभी सामने से आ रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और अंबुज उसमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख खान की तरह हाथ निकालता है और जोर से चिल्लाता है, कसक। कसक मुस्कुराती हुई अंबुज की ओर दौड़ती है, मगर इससे पहले कि ट्रेन का इंजन चल पड़ता और अंबुज के हाथ से कसक का हाथ फिसल जाता है। अंबुज! और उधर ट्रेन छूटती है और इधर कसक अपने दिमाग के कुकर में बन रहे ख्याली पुलाव की सीटी से होश में आती है। उसके हाथ में अभी भी बैग था और वो कमरे की दहलीज पर ही खड़ी थी, हाथ में थामी टिकट को अलट पलट कर देखे जा रही थी। विनायक जी ने ये घर मेरे हाथों में सौंपा था, भले ही यहाँ के लोगों में उन्हीं हाथों में जिल्लत के छाले दे दिए हो, मगर ये अंबुज के पास जाना कहीं दगाबाजी तो नहीं। एक अच्छे घर की लड़की ऐसा कभी नहीं करती। जो कलंक हम दोनों की इश्क पर लगा है, मुझे उसे काजल बनाकर अपनी यादों में श्रृंगार में शामिल करना है, कालिक बनाकर मुंह काला नहीं करना। और कसक ने अपने कदम उलटकर अंदर ले लेती है और बैग जमीन पर रखकर नम आंखों से अंबुज का नाम लेकर उसे सॉरी कहती है। उधर अंबुज भी प्लेटफॉर्म पर उसका वेट किए जा रहा था। पहले मुझे बोली बस मुझे तुमसे मोहब्बत होने का इंतजार करना, फिर कहती है कि बस हम दोनों के एक ही ट्रेन में साथ सफर करने का इंतजार करना, फिर बोली आखिरी स्टेशन आने का इंतजार करना, और मैं बेवकूफ बस इंतजार ही करता रह गया। और वो आखिरी स्टेशन जब आया तो चली गई किसी और के साथ, और मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ इस इंतजार में कि शायद आज वो आएगी। कसक, क्यों नहीं आई तुम आज भी? ये इंतजार अब मुझे मार डालेगा। मेरी उम्मीद क्यों तोड़ रही हो तुम कसक? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं बरखा तेरी, तू मेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी मैं तेरी, तू मेरा पागल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कसक के आंसू के बीच एक और सिसकियां गूंज रही थी और उत्सुकतावश कसक उस आवाज की ओर जाती है तो वो माधुरी के कमरे से आ रही थी उसके रोने की आवाज। कसक छिपकर अंदर झांकती है तो माधुरी फोन पर बात कर रही थी। जो जतिन, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जतिन, क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? वो काज घर नहीं आ सकते हैं। तुम मजाक में भी किसी को इसके सच के बारे में नहीं बताओगे। आसमान में बादल की गर्जना गूंज गई थी। कसक के पांव तले अंगारों की भभक बढ़ती जा रही थी। हे कान्हा, इस तन को या तो भस्म कर दे या इस तन को लोहा बना दे। कसक की पुकार मुरली मनोहर कन्हैया के पास जाती है। आसमान में बैठा मुरारी कसक की ओर देख हौले से मुस्कुराता है। तभी कसक के पास कहीं से मोर की पंख उड़ते उड़ते आते हैं। पंख कसक के कांधे पर जाकर चिपक जाती हैं। सब आश्चर्य से सारा मंजर देख रहे थे, मगर किसी के कदम रुके नहीं थे। वे हाथ जोड़ लगातार अंबुज की ओर अंगारों पर चलकर आगे बढ़ रही थी। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम कसक? मेंटली तुमको तोड़ दिया, फिजिकली भी तोड़ दिया, और आज तो मैंने तुम पर लांछन लगाकर इज्जत से भी तुमको और तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हो? माधुरी भी कसक को बढ़ता देखती है। तभी उसे कसक के चेहरे पर एक तेज नजर आता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने सिर्फ अपनी असली माँ में देखा था। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कसक नहीं, हमारी माँ ही अंगारों पर चल रही है। माधुरी को लगता है कि वहां उसकी मरी हुई माँ मीरा अंगारों पर चल रही है। माँ! तभी कसक का पांव मुड़ता है और उसके मुंह से आह निकल पड़ती है। ओरे कान्हा, पग पग ना ही चैन, नैनन को ना ही चैन, ओरे कान्हा।
कसक की पुकार सुन आसमान में विराजित कन्हैया जी बादलों की ओर देखकर हंसते हुए जोर से आंख मारते हैं और जगत रचैया कान्हा का एक इशारा पाते ही आसमान में फैले मेघ गरजते हुए जोर से बरसने लगते हैं। वहां खड़े सब लोग भीग गए थे और तभी अंगारों पर भी बहुत सारी बारिश गिरने लगी। लग रहा था मानो बादल सिर्फ अंगारों की टारगेट करते हुए बारिश की फुहार कर रहे हों। संतोष, इन अंगारों को बचा। और संतोष हड़बड़ाकर अंगारों में और अधिक तेल डालने लगती है, मगर अब तो तेल भी पानी पानी हो चुका था, जिस कारण एक एक अंगारा धुआं धुआं होकर बुझ गया और सब ठंडा हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि कसक के पांव को कितनी राहत हुई है। मेरे पथ के कांटों को तूने फूल बनाया और अंगारों को पानी। हे मुरली वाले, तेरी तो लीला ही है सबसे न्यारी। कसक आगे बढ़ते हुए रास्ते के किनारे जैसे ही पहुंचती है तभी गिरने लगती है, पर अंबुज उसे बाहों में थाम लेता है। अंबुज और कसक की आंखें मिलती हैं। दिल की धड़कनें भी एक होने ही वाली थी, मगर दूर खड़ा विनायक ये देख खुद को तकलीफ में पाता है। ये मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम आ गए अंबुज। विनायक और अंबुज एक दूसरे को कैसे जानते थे, इससे जरूरी था कि क्या कसक की ये तीसरी और आखिरी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। बारिश भी अब रुक चुकी थी। देखा जी, मेरी सच्ची औलाद की तो मुरलीधर ने भी सुनी है। तभी मालती बुझे हुए अंगारों पर जोर से छड़ी मारती है और वो मिट्टी की तरह चूर चूर हो जाते हैं। कोयला ही घटिया क्वालिटी का लाई है तू संतोष। अरे अरे राम जी, इन सब तमाशों में उलझकर तो मैं एक चीज भूल ही गई।